स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सभी वीडियो लेक्चर्स जो अपलोड किए जा रहे हैं उनको रेगुलरली देख रहे होंगे। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ओशन रिलीफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, यानी कि जो आपके समुद्र है, दरिया के नीचे तल स्वरूप कैसे देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से प्रकार के तल स्वरूप होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम हमारे ये जो तीन बड़े सागर जो हैं, थ्री मेजर जो ओशंस है, उनके अंदर कैसे तल स्वरूप मिलते हैं उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक पर्टिकुलर सागर का नाम पूछ के उसके तल स्वरूप पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन, यानी कि अटलांटिक महासागर का तल स्वरूप न विषय विस्तार की चर्चा करो। ठीक है, तो इसमें जब आप बताते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, ऐसे ही पैसिफिक ओशन का पूछ लेते हैं, प्रशांत महासागर का पूछ लेते हैं तल स्वरूप, बॉटम रिलीफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही हिंद महासागर का पूछ लेते हैं, इंडियन ओशन का पूछ लेते हैं। बाकी हिंद महासागर का छोटा, इंडियन ओशन का जनरली कम पूछा जाता है। अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर या फिर आपके अटलांटिक जो महासागर है, इसके बारे में ज्यादातर एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है। तो हम आज अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे अटलांटिक ओशन के तल स्वरूप के बारे में, अटलांटिक सागर के तल स्वरूप के बारे में, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन। तो एक सबसे पहले हम ओवरऑल बात कर ले अटलांटिक ओशन है कैसा। अटलांटिक ओशन की हम बात करें, अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें, तो पश्चिम में ये, उत्तर तथा दक्षिण में इसके जो है अमेरिका है। इसके वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें, तो वेस्ट में हमें अटलांटिक ओशन की क्या देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका देखने के लिए मिलता है। वहीं पे इसके पूर्व में ये इसके जो ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे हमें यूरोप और अफ्रीका देखने के लिए मिलता है। इसके बीच में ये अटलांटिक महासागर हमें देखने के लिए मिलता है। अटलांटिक महासागर के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो 820 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 120 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि समस्त विश्व का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एरिया के अंदर अगर हम तुलना करें, तो विश्व के क्षेत्रफल का एक छठा भाग, 1/6 जो पार्ट है, वो हमें अटलांटिक ओशन का देखने के लिए मिलता है। और प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का अगर हम देखें, तो आधा भाग के रूप में ये हमें देखने के लिए ये मिलते हैं। इसके आकार की अगर हम बात करें, अटलांटिक ओशन आपको सबको पता है कि अटलांटिक ओशन जो है ये एस शेप का है। एस जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द होता है, इंग्लिश का जो एस अल्फाबेट है, उसके जैसा ये हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके लिए प्रमाणित होता है कि प्रारंभ में उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो है ये मिले हुए थे। हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात करी थी कि पहले हमने बात किया था कि सारे के सारे महाद्वीप मिले हुए थे, जिसे हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका मिले हुए थे। तो बीच में ये अटलांटिक महासागर नहीं था। बाद में जब ये दोनों अलग हुए, तो बीच में ये एस शेप का अटलांटिक जो महासागर है, इसका निर्माण हमें देखने के लिए मिला। क्योंकि बाद में महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, अप्रवाह के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग हो गए और पश्चिमी दिशा के अंदर प्रवाहित होने लगे, जिस वजह से अटलांटिक ओशन का, अटलांटिक महासागर का निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो दक्षिण के अंदर, सदर्न डायरेक्शन के अंदर इसकी सौथी વધારે पौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि हाईएस्ट विड्थ इसका देखने के लिए मिलता है। 35 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड्स है, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, वहां पे पूर्व पश्चिम में इसकी विड्थ की बात करें, इसकी पौड़ाई की अगर हम बात करें, तो 5920 किलोमीटर तक इसकी पौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं भूमध्य रेखा के पास में, इक्वेटर जहां से क्रॉस हो रही है, वहां पे अगर आप देखें तो ये काफी संकड़ा है, काफी नैरो हमें देखने के लिए मिलता है। ये साउराक अंतरद्वीप और लाइबेरिया तट के पास में इस समुद्र के अटलांटिक ओशन की पौड़ाई काफी कम है, विड्थ काफी कम है। 2560 किलोमीटर तक इसकी विड्थ हमें देखने के लिए मिलती है। फिर वापस नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, फिर वापस ये चौड़ा होने लग जाता है वहां पे, और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास में, यानी कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में इसकी पौड़ाई की अगर हम बात करें, इसकी विड्थ जो है वो 4800 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है।
और फिर वापस और कहते हैं फार नॉर्थ के अंदर यानी कि सुदूर उत्तर दिशा के अंदर फिर से पुनः ये सकड़ा हो जाता है, फिर से ये नैरो हो जाता है, जहाँ पे नॉर्वेजियन सागर, डेनमार्क जलडबरू, डेविस की खाड़ी, ये डेविसनी आघात का संबंध जो है वो डायरेक्ट मिलते हैं आपके आर्कटिक सागर से, वहां पे इसका साइज और कम हो जाता है। इस समुद्र की अगर हम बात करें, अटलांटिक ओशन की बात करें, तो यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि ये आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है, महाद्वीपीय छाजसी जो है, खंडीय छाजसी जो है, उसका विस्तार अधिक होने के कारण इसका क्षेत्रफल जो है उसका 24% जो भाग है, 24% जो एरिया है उसकी ऊंचाई काफी कम है, सिर्फ 4800 मीटर से भी कम ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलते हैं। मुख्यतः हम बात करें अटलांटिक ओशन के अंदर किस प्रकार के तल स्वरूप हमें देखने के लिए मिलते हैं, बॉटम रिलीफ स्ट्रक्चर्स क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो 4 मेजर टाइप के बॉटम रिलीफ स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे ये देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है यहाँ पे मिलने वाला वो है महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि खंडीय छाजसी यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये अटलांटिक ओशन के दोनों तटों की तरफ यानी कि ओशन के समुद्र के किनारे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बीच में एस शेप का ये समुद्र है, तो इसके जो किनारे हैं दोनों ही किनारों पर, चाहे पूर्वी किनारे की बात करें चाहे पश्चिमी किनारे की बात करें चाहे पूर्वी किनारे की बात करें, दोनों पे ही जो खंडीय छाजसी हमें मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्स जो मिलते हैं दोनों ईस्ट और वेस्ट, इसके एक किनारों के ऊपर ईस्ट एंड वेस्ट जो कोस्ट है वहां पे अगर हम बात करें तो उनकी विड्थ जो है वो काफी ज्यादा है, और इनकी विड्थ जनरली ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 किलोमीटर से ज्यादा, 80 किलोमीटर से ज्यादा इसकी पौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है, तो विड्थ जो है 80 किलोमीटर से ज्यादा हमें कहीं देखने के लिए मिलती है, और कई कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे इसकी विड्थ काफी कम हो जाती है, 2 से 4 किलोमीटर तक ही देखने के लिए मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनकी चौड़ाई जो है इनकी जो पौड़ाई है खंडीय छाजसी की वो काफी ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की जो विड्थ है वो हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और कई जगहों पे जो तट है वहां पे हमें पर्वत या माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं, तो जहाँ पे भी माउंटेन्स या पर्वत है वहां पे खंडीय छाजसी जो है वो काफी ही संकुचित है या फिर नैरो आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है वो काफी नैरो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्रिस्के की खाड़ी से उत्तर माशा अंतरद्वीप के बीच में अफ्रीका का जो मग्न तट है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, गल्फ ऑफ ब्रिस्के टू उत्तर माशा इंटरनल आइलैंड में अगर हम देखें यानी कि 5 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में 5 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नवच्चे की अगर हम बात करें, ये जो कि ब्राजील का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है हमें काफी ज्यादा संकड़े देखने के लिए ये मिलते हैं। और इसी के विपरीत और इसी के अपोजिट अगर हम उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, यहाँ हम ये है आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, तो उसके बीच जो है ये क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है काफी ज्यादा है, फिर आप दक्षिण में जाते हो जैसे जैसे इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जबकि यहाँ बीच में इसकी पौड़ाई जो है इसकी विड्थ जो है काफी कम है। ऐसे ही नॉर्थ में जाते हैं इसकी विड्थ जो है वो नैरो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के पास में अगर हम बात करें हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में जो उत्तरी पूर्वी इसका भाग है, ठीक है, यानी कि इसका नॉर्थ जो ईस्टर्न पार्ट है और उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है यूरोप के पास में, ये अगर हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की बात करें, खंडीय छाजसी की बात करें, तो खंडीय छाजसी 240 से 400 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी ये इसके अंदर किया है, ये जो यहाँ पे बताया गया, ठीक है, ये खंडीय छाजसी बताए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बताए हैं, तो ये आप ऑलमोस्ट एक आइडिया लगा सकते हो इनकी विड्थ कितनी। तो यहाँ पे जो खंडीय छाजसी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है वो
240 टू 400 किलोमीटर्स तक की इनकी विड्थ हमें, इतनी पौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं पे न्यू फाउंडलैंड, ग्रांड बैंक और ब्रिटिश द्वीप, डागर बैंक के चारों तरफ अगर हम बात करें तो ये काफ़ी विस्तृत होते हैं, इनकी पौड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास में अगर हम बात करें, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास में भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की खंडीय छादसी की पौड़ाई जो है विड्थ में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और ऐसे ही सदर्न अटलांटिक ओशन की बात करें, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें, तो यहाँ पे बाहिया ब्लैका और अंटार्कटिका के बीच में भी ये खंडीय छादसी काफ़ी की पौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की विड्थ में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसके खंडीय जो छादसी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है, वहाँ पे कई सारे मार्जिनल सीज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, सीमांत सागर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ असंख्य द्वीप समूह भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मिलने वाले सीमांत सागरों की अगर बात की जाए, मार्जिनल सीज की बात की जाए, तो हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है, डेविस जलडमरू है, डेनमार्क जलडमरू को और भी काफी अन्य देखने के लिए मिलते हैं। और अटलांटिक ओशन के अंदर आंतरिक सागर भी हमें काफी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इंटरनल ओशंस भी काफी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सी है, रूम सागर है, रूम सी है। फिर यहाँ पे मिलने वाले द्वीपों की अगर बात की जाए, वैसे यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, अनगिनत द्वीप हैं, लेकिन मुख्य द्वीपों की अगर बात की जाए, मेजर जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं, तो ब्रिटिश द्वीप है, ब्रिटिश आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है, पश्चिमी द्वीप चाप है, वेस्टर्न कहते हैं आइलैंड ग्रुप्स है, आइसलैंड है, बर्मुडा है, सेंट हेलेना है, ट्रिनिडाड है, फॉकलैंड है, शटलैंड है, सदर्न अर्कनीज है, दक्षिणी अर्कनीज है, जॉर्जिया है, सैंडविच है, कनारी है, केप वुड है। ये मेजर हमें आइलैंड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थे यहाँ के अटलांटिक ओशन में मिलने वाले एक आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, यानी कि अटलांटिक महासागर में मिलने वाले जो खंडीय छादसी हैं, वो इस प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये उनकी लाक्षणिकताएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस अटलांटिक ओशन के अंदर, अटलांटिक महासागर के अंदर मिलने वाले मिड अटलांटिक रिज के बारे में, यानी कि मध्य अटलांटिक जो कटक है, यानी कि इसमें मिलने वाले पर्वतमालाओं के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे हमें पर्वतमालाएं कैसी देखने के लिए मिलती हैं। तो इसकी हम बात करें तो मध्य अटलांटिक कटक के अंदर उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेटे जो द्वीप है, ठीक है, बोवेटे आइलैंड तक एस टाइप के, एस शेप का 14,400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ हमें एक पर्वतमाला देखने के लिए मिलती है। और इसकी अगर हम बात करें सागर तल से, ये 4,000 मीटर से नीचा नहीं है, इतनी ज्यादा डेप्थ इसकी नहीं देखने के लिए मिलती। और ये कटक जो है, यानी कि जो पर्वतमाला जो है, ये जो रिज है, ये पश्चिम से पूर्व की और अगर हम देखें तो थोड़ा हमें झुका हुआ देखने के लिए मिलता है। ये देखिए आप, ये जो डायग्राम है इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो शो किया है, ठीक है, ये रिज है। इसको पूरा अच्छे से मैं आपको एक बड़ा व्यू दिखा देती हूँ। ये इस अटलांटिक महासागर में मिलने वाली पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये समुद्र के अंदर, दरिया के अंदर पर्वत आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि रिज जो है समुद्र के तल समरूप में इस तरीके की रिज हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस रिज की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 4,000 मीटर से कम ऊंचाई इसकी देखने के लिए मिलती है। तो इतनी ज्यादा ऊंचाई इसकी नहीं है। तो कहीं कहीं पे आप देखो कि ये जो है इसकी पौड़ाई काफी ज्यादा है, इसकी विड्थ जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये रहा मेजर रिज। अभी इस रिज के अलग अलग पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसे हम बोलते हैं टेलीग्राफिक प्लेट्यू, यानी कि टेलीग्राफिक पठार इसको बोला जाता है। और ये जो यूरोप की तरफ उभरा हुआ जो भाग है इसे वेली राइस बोलते हैं, यानी कि वेली ना उभार बोलते हैं। फिर ये वाला जो कहते हैं भाग है, इसकी अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा नॉर्थ मिड अटलांटिक रिज इसे कहा जाता है, यानी कि उत्तरी मध्य अटलांटिक जो रिज है वो उसको कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसे डॉल्फिन राइस कहा जाता है या डॉल्फिन ना उभार कहा जाता है। ये वाला जो है इसे चैलेंजर राइस बोलते हैं, चैलेंजर ना उभार बोलते हैं। और ये जो है सदर्न मिड अटलांटिक रिज है, दक्षिणी मध्य अटलांटिक पर्वतमाला है। और एक इसका एक शाखा इस तरफ जा रही है अफ्रीका की तरफ, इसे बोलते हैं वेलिस राइज, वेलिस कटक इसको बोला जाता है। ठीक है, और एक इसके दक्षिण में एक पूंछ की तरह से इसका निकल रही है जिसे अटलांटिक इंडियन रिज बोलते हैं या फिर अटलांटिक भारतीय कटक भी इसको बोला जाता है। तो ये अलग अलग जो है इसके रिजेस हमें देखने के लिए
मिलते हैं। कुछ बेसिन्स की हमने बात, बेसिन्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे, द्रोणियां भी हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसकी कहते हैं ओवरऑल हम लंबाई की बात करें तो कितनी है, 14,400 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई हमें देखने के लिए मिलती है। और ये पश्चिम से थोड़ा पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो वहां पे थोड़ा हमें झुका हुआ देखने के लिए मिलता है। और इसके मध्यवर्ती स्थिति की जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा सेम बनी रहती है। भूमध्य रेखा के पास में, भूमध्य रेखा के उत्तर पर इस कटक को डॉल्फिन उभार है और दक्षिण में चैलेंजर उभार हमें देखने के लिए मिलता है, जो हमने यहाँ पे देखा। यानी कि ये जो है ये क्या है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में क्या है, डॉल्फिन राइज, ठीक है, इसे बोलते हैं डॉल्फिन राइज, ये डॉल्फिन उभार है। और इसके दक्षिण में क्या है आपका, चैलेंजर राइज। तो ये दो इसके अंदर उभार हमें नॉर्थ और साउथ में देखने के लिए मिलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन और दक्षिण में क्या है, चैलेंजर राइज हमें ये देखने के लिए मिलता है। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इस कटक को विविल टॉम्सन कटक कहते हैं। आइसलैंड जो नॉर्थ के अंदर, आइसलैंड और स्कॉटलैंड जो है उसके बीच में जो पर्वतमाला है उसके बीच में जो हमें रिज देखने के लिए मिलती है, उस रिज को विवले टॉम्सन रिज या विवले टॉम्सन कटक भी बोलते हैं। कौन सा वाला, ये आपको बताया था अभी मैंने, ये रहा, ठीक है, विवले राइज, ये विवले टॉम्सन कटक है। तो ये यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के बीच में यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे एक उठा हुआ कहते हैं एक भाग भी है ग्रीनलैंड के दक्षिण में। कटक जो है वो काफी चौड़ा हो जाता है जिसे टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड के पास में हम देखेंगे तो ये काफी चौड़ा हो जाता है, इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं, यानी कि टेलीग्राफिक प्लेट्यू इसको बोला जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में इस कटक की एक शाखा जो है वो न्यू फाउंडलैंड उभार के नाम से जानी जाती है। 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास में इसकी एक और एक शाखा है निकलती है, और एक ब्रांच निकलती है जिसे हम न्यू फाउंडलैंड कटक या न्यू फाउंडलैंड पर्वतमाला बोलते हैं, या न्यू फाउंडलैंड रिज इसको बोला जाता है। फिर 40 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड के पास में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में हम देखें तो दक्षिणी मध्यवर्ती कटक की जो है एक शाखा अलग होती है, उसे अजौर उभार कहा जाता है, या अजौर राइज भी हम इसको वो बोलते हैं। फिर भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पे एक सियारा लियोना उभार हमें देखने के लिए मिलता है। ये उत्तर पूर्व की ओर है और ये उभार उत्तरी पश्चिम की ओर भूमध्य ये मध्यवर्ती कटक को दो शाखाओं के रूप में हमें ये आगे डिवाइड करता है। दक्षिणी भाग के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर हम देखें तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में इस कटक की एक शाखा अलग निकलती है जिसे वॉल्विस कटक कहा जाता है, अफ्रीका के मग्न तट की और ये फैली हुई है। और दूसरी इसकी एक शाखा निकलती है जिसे रायो गैंडो उभार के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने आपको दोनों दिखाए थे, वॉल्विस और रायो गैंडो। ये रहा वॉल्विस, ठीक है, के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ये कहते हैं उभार जो है अलग से आपको नीचे जाता हुआ देखने के वजह से ये रायो गैंडो बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आपको देखने के लिए मिलता है। फिर मध्यवर्ती कटक का अधिकांश भाग अगर हम बात करें तो ये समुद्र के अंदर, मेजर जो पार्ट है इसका समुद्र के अंदर डूबा हुआ देखने के लिए मिलता है। और सागर में कई सारी जो चोटियां हैं वो चीर के रूप में ऊपर एकदम तीखी जो पॉइंटेड टिप्स जो है इसके, वो कहीं जगह पे ये आपको देखने के लिए भी मिलती है। ओजस पीक द्वीप की अगर हम बात करें, ये यहाँ का सर्वोच्च पीक है, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ का वो ओजस है, जो कि सागर तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 7,000 से 8,000 फीट तक इसकी ऊंचाई देखने के लिए मिलती है। मध्य अटलांटिक कटक जो है यानी कि मिड अटलांटिक रिज की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इसको लेकर के कई प्रकार के ये वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें वेगनर और टेलर जो है इसके अनुसार ये मानना है कि ये जो रिज है, ये जो पर्वतमाला है, ये जो कटक है, इसकी उत्पत्ति तनाव के कारण, टेंशन फोर्स के कारण उत्पन्न हुई है। और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी दिशा की तरफ जो प्रवाह हुआ था, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जो ड्रिफ्ट हुआ, उस टाइम पे जो टेंशन फोर्स जो काम किया
उस टेंशन फोर्स की वजह से, उस तनाव के बल की वजह से इसका निर्माण हमें कहते हैं माना जाता है। और प्लेट विड्थनी के सिद्धांत के आधार पर अगर बात की जाए तो उस सिद्धांत के अनुसार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका की जो प्लेट है, ये इन दोनों के जो रचनात्मक किनारे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यानी कि दो प्लेट्स के कहते हैं एक दूसरे से दूर जाने की वजह से एक नीचे जो लावा मैग्मा था उसका उभार होकर के बाहर निकलने की वजह से हमें ये बने हुए देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि मोस्टली हम इस कटक को, इस रिज को देखें तो ये अग्निकृत प्रकार के खड़कों यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, या लावा मैग्मा के बने हुए ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये मेजर जो है इसके बनने की उत्पत्ति के कारण माने गए हैं। तीसरे यहाँ पे हमें कई सारी द्रोणियां, कई सारे जो बेसिन्स हैं यहाँ पे बीच में देखने के लिए मिलते हैं। बेसिन जो है यानी कि ये मैदान वाले भाग हैं यहाँ पे, ये दरिया के अंदर, इसको आप प्लेन्स भी बोल सकते हो। तो मध्यवर्ती अटलांटिक कटक जो है उसके द्वारा अटलांटिक ओशन के अंदर दो विस्तृत, अगर हम बेसिन्स की बात करें, दो विस्तृत द्रोणियों के रूप में इसका विभाजित किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कई छोटे छोटे जो है उन दोनों मेजर के अंदर छोटे छोटे आपको बेसिन्स देखने के लिए ये मिलते हैं। तो मुख्य जो यहाँ पे मिलने वाले बेसिन है उसके अंदर सबसे पहला है लेब्राडोर द्रोणी। आपकी लेब्राडोर द्रोणी जो है ये उत्तर में ग्रीनलैंड के जलमग्न तट, ये लेब्राडोर इसमें दिखा रहा है, नहीं बाकी लेब्राडोर इधर ही है, ठीक है। लेब्राडोर जो द्रोणी है उत्तर में ग्रीनलैंड के जलमग्न तट तथा दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड के उभार के बीच 400 मीटर की ऊंचाई तक 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश नवच्चे हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि 40 टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में ये ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड जो राइज है उसके बीच में 4000 मीटर डेप्थ के ऊपर ये बेसिन हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है उत्तरी अमेरिका द्रोणी, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। नॉर्थ अमेरिकन बेसिन जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी है, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा बेसिन है ये। और इसके विस्तार की बात करें, इसके एक्सटेंट की बात करें तो 12 टू 40 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड्स, 12 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश नवच्चे ये हमें देखने के लिए ये मिलते हैं। और देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करें तो 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में ये पाए जाते हैं और इनकी जो ऊंचाई है, इनकी जो डेप्थ है वो 5000 मीटर तक है। तीसरी आती है ब्राजील द्रोणी। ये रही ब्राजील, ब्राजील के पास में आपको ये देखने के लिए मिल रही है। ब्राजील द्रोणी जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के पास तक, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नवच्चे देखने के लिए मिलती है। यानी कि इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में इसका एक्सटेंट देखने के लिए मिलता है। और ये दक्षिणी अमेरिका के तट, साउथ अमेरिका के तट पे कहते हैं जो ब्राजील देश है उसके पास में पारा जो उभार है वहां पे स्थित, के मध्य में स्थित देखने के लिए मिलती है। चौथी आती है स्पेनिश द्रोणी, स्पेनिश बेसिन। स्पेनिश बेसिन की अगर हम बात करें तो मध्य अटलांटिक जो कटक है, मिड अटलांटिक जो रिज है उसके ईस्ट में आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन जो वो कहते हैं प्रायद्वीप है वहां पे, उसके पास में ये स्पेनिश बेसिन हमें देखने के लिए मिलता है। और इसका विस्तार 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश नवच्चे है, 30 टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में देखने के लिए मिलता है। और इसकी डेप्थ 5000 मीटर्स तक हमें देखने के लिए मिलती है। अगला है उत्तरी तथा दक्षिणी कनारी बेसिन, नॉर्थ एंड साउथ कनारी बेसिन। नॉर्थ एंड साउथ कनारी बेसिन की बात करें तो दो वृत्ताकार द्रोणियां हैं, यानी कि दो ऑलमोस्ट गोल शेप की आपको बेसिन्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं और जिसका विभाजन उच्च भाग के द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं केप वुड द्रोणी। केप वुड बेसिन की बात करें तो केप वुड बेसिन जो है ये अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पे आपको केप बेसिन देखने के लिए ये मिलता है। और ये जो बेसिन है ये 10 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों केप वुड, एक सॉरी ये शुड बी केप बेसिन, केप वुड नहीं, ये वाला है केप वर्डे, वो ये खाली केप है, केप बेसिन है। ये रखिए केप वर्डे है, ठीक है, ये नॉर्थ में है केप वर्डे बेसिन। तो केप वर्डे बेसिन की अगर हम बात करें ये उत्तरी
अक्षांश के अंदर है, यानी कि 10 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 to 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में हमें देखने के लिए मिलता है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी डेप्थ जो है वो 5000 मीटर्स तक हमें देखने के लिए मिलती है। फिर 7वीं द्रोणी यहाँ पे आती है गयाना द्रोणी। गयाना जो बेसिन है, ये गयाना कटक से सियारा लियोना के मध्य हमें उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व यानी कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट के बीच में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई 4000 टू 500 मीटर की डेप्थ तक इसका एक्सटेंट देखने के लिए मिलता है। फिर है आपकी अंगोला द्रोणी। अंगोला द्रोणी जो है, ये अंगोला बेसिन जो है, ये अफ्रीका तट से प्रारंभ होकर के उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम दिशा की तरफ वॉल्विस कटक तक हमें देखने के लिए मिलता है। 5000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, 5000 मीटर तक का इसका डेप्थ जो है हमें देखने के लिए मिलता है। ये रहा गयाना बेसिन जो बताया आपको, और ये यहाँ पे वॉल्विस बेसिन जो है वो मिलता है, सॉरी अंगोला बेसिन जो बताया, ये अंगोला, ये गयाना। तो केप वर्डे शुरू किया, फिर हमने गयाना बताया, फिर ये अंगोला बेसिन, अंगोला बेसिन। फिर आता है केप बेसिन। ये केप बेसिन वो जो दक्षिण के अंदर आपको बताया था, ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो यहाँ पे आपको बताया था, ये थोड़ा इसको समझ लेना, ये व्यू जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये वाला है केप बेसिन। तो केप बेसिन जो है वो 25 टू 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में, यानी कि 25 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश न बच्चे हमें अफ्रीका के पश्चिम में देखने के लिए मिलता है। फिर 10वां है यहाँ पे अल्बुहासनी द्रोणी। अल्बुहास जो है यूएस के और साउथ में, ये 40 टू 50 डिग्री की साउथ लैटिट्यूड्स यानी कि 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश न बच्चे इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। और ये उत्तर माशा जो कहते हैं आइलैंड है, अंतरद्वीप है, उसके नजदीक हमें देखने के लिए मिलता है। चौथे जो तो हमने यहाँ पे किस किस की बात कर ली, हमने खंडीय छादसी की बात कर ली, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की बात कर ली, अटलांटिक महासागर के अंदर मिलने वाले, फिर अटलांटिक महासागर के अंदर मिलने वाले कटक रिजेस या फिर हमने पर्वतमालाओं की बात कर ली। तीसरा यहाँ पे मिलने वाले बेसिन, द्रोणी या फिर जो दरियाई जो मैदान है उसकी हमने बात कर ली। चौथे हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे महासागरीय गर्त, यानी कि समुद्र के अंदर मिलने वाली जो खीण है, खाइयां जो है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। खाई कौन कौन सी मिलती है और यहाँ पे गर्त या डीप्स कौन कौन से मिलते हैं। तो अटलांटिक ओशन के अंदर अगर हम बात करें तो गर्त इतने ज्यादा हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का प्रोफाइल दिया गया है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पे आप ये जो 1 2 3 4 5 जो दे रहे हैं, ये यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 3000 फैदम की ऊंचाई के ऊपर, 3000 फैदम डेप्थ के ऊपर 19 गर्त यानी कि 19 डीप्स या 19 खाइयां हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें से प्रमुख है ये नरेस गर्त, पोर्टोरिको गर्त, नरेस डीप या नरेस खाई, पोर्टोरिको खाई, पोर्टोरिको डीप, रोमांश खाई, रोमांश डीप, फिर आपके वॉल्डिविया डीप, वॉल्डिविया खाई, फिर बुचान डीप, बुचान खाई, मौसले डीप, मौसले खाई और चुन, ये मेजर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये है कहते हैं दक्षिणी अंध महासागर के अंदर यानी कि सदर्न अटलांटिक ओशन का कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर दिया है, यानी कि आप समुद्र के अंदर एक तरीके से आप ये सोचिए कि समुद्र का आप इस तरीके से उसको स्लाइस से कट कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि केक होता है, केक को आप ऐसे स्लाइस से कट कर देते हो तो उसके अंदर आपको अलग अलग लेयर्स दिखती हैं, कितनी लेयर जो है बीच में क्रीम भरा हुआ है या वो ब्रेड है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे आपने काट दिया तो कहाँ पे ऐसे पहाड़ है, कहाँ पे नीचे खाई है, खीन है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं हम देखते हैं अगर तो यहाँ पे जो पहला जो फर्स्ट जो इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ये यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो देखने के लिए मिल रहा है ये पोर्टोरिको गर्त है, यानी कि पोर्टोरिको डीप है। सेकंड जो उभार है ये उत्तरी अमेरिका बेसिन है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन बेसिन है, देखो ऑलमोस्ट प्लेन है। थर्ड जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ये है केप वुड गर्त बेसिन,
इन और चौथा जो फोर्थ हमें यहाँ पे थर्ड जो देखने के लिए मिल रहा है वो उत्तरी अटलांटिक कटक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक रिज है। फोर्थ जो देखने के लिए मिल रहा है केप वुड गर्त बेसिन है, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ में अगर आप बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका तट हमें देखने के लिए मिल रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नंबरिंग यहाँ पे गलत किया हुआ है, यहाँ पे 5 तक है। ये नंबरिंग यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, ये नंबरिंग वहां पे 5 तक था, ये नंबरिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है आपके 10 और ये है 11, ठीक है। ये क्या है, ये 7। तो यहाँ पे 6 जो है वो क्या बता रहा है, ये ब्यूनस आयर्स बता रहा है। 7 जो है अर्जेंटीनिया का बेसिन बता रहा है ये। और कहते हैं 8 की अगर हम बात करें, 8 क्या है, दक्षिणी अटलांटिक कटक यानी कि साउथ अटलांटिक रिज बता रहा है। 9th जो है वो वॉल्विस कटक बता रहा है यानी कि वॉल्विस रिज बता रहा है। 10th जो है ये केप बेसिन बता रहा है यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के उधर आ गया, ठीक है। यानी कि और 11वां जो है ये हमें केप टाउन बता रहा है, ठीक है, जो कि दक्षिणी छोर है दक्षिणी अफ्रीका का। तो ये सारे यहाँ पे कहते हैं मिलने वाले ये जो बेसिन है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलने वाले सीमांत सागर की अगर हम बात करें, मार्जिनल सीज भी हमें अटलांटिक ओशन के अंदर कई सारे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रूम सागर है, रूम ओशन है, कैरिबियन सागर है, कैरिबियन ओशन है, मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिकोनी अखात है, बाल्टिक सागर है, बाल्टिक ओशन है, उत्तरी सागर है, नॉर्दर्न सी है, फिर बेफिनी खाड़ी है, हडसनी खाड़ी है। ये मुख्य हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था अटलांटिक महासागर के तल स्वरूप हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करेंगे पैसिफिक ओशन रिलीफ के बारे में, यानी कि प्रशांत महासागर का तल स्वरूप हमें किस प्रकार का देखने के लिए मिलता है। प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें, प्रशांत महासागर आपको पता है सभी समुद्रों में सबसे बड़ा सागर है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। इसका अगर हम चौड़ाई की बात करें इस दरिया की, इस महासागर की विड्थ की अगर हम बात करें, पौड़ाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व के अंदर 1600 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। और उत्तर में बेरिंग जलडमरू से दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप के मध्य इसकी जो लंबाई है, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो 14,880 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। और ऑलमोस्ट इस अटलांटिक सागर कैसा था, एस शेप का था, और ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, यानी कि आपको ट्रायंगुलर शेप का पैसिफिक ओशन देखने के लिए मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज डेप्थ की बात करें तो 4,572 मीटर्स तक हमें इसका एवरेज डेप्थ देखने के लिए मिलता है। और प्रशांत महासागर के दोनों जो तट है वहां पे वलित पर्वत की श्रृंखलाएं देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि अटलांटिक ओशन के दोनों जो कोस्ट है वहां पे हमें ये फोल्डेड जो माउंटेन्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उत्तर में इस महासागर के आर्कटिक सागर से इसका संबंध देखने के लिए मिलता है, जो कि बेरिंग जलडमरू के द्वारा होता है। और प्रशांत महासागर में छोटे बड़े मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब 20,000 जितने यहाँ पे द्वीप जो है 20,000 जितने आइलैंड्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिन्होंने ये इस द्वीप को आवृत किया गया है। इस प्रशांत महासागर के अंदर अगर हम बात करें, इसके तल स्वरूप की बात करें तो इसको तल स्वरूप जानने के लिए इस प्रशांत महासागर को 4 रूप में विभाजित हम कर सकते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर, मध्यवर्ती प्रशांत महासागर, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, फिर दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन के रूप में। तो यहाँ पे मिलने वाले भू स्वरूपों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मिलने वाले जो
और लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे मिलने वाले, तो हम बात करेंगे यहाँ पे मिलने वाले रिजेस की या कटक की या कि पे मिलने वाली पर्वतमालाओं की बात करेंगे। प्रशांत महासागर में हम अगर बात करें, अंध महासागर तथा हिंद महासागर के समान यहाँ पे मध्यवर्ती या ऐसा कोई सेंट्रल रिज नहीं है। आपका अटलांटिक ओशन और इवन इंडियन ओशन के अंदर एक सेंट्रल रिज मिलती है, मध्यवर्ती कटक तक मिलती है, यानी कि समुद्र के एकदम बीचों बीच जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन ऐसा हमें ये प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। प्रशांत महासागर में कुछ जो कटक है, माउंटेन्स जो है वो दूर दूर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पूर्वी प्रशांत कटक देखने के लिए मिलता है, हमें नॉर्थ पैसिफिक कटक देखने के लिए मिलता है, जिससे अल्बर्ट्रॉस पठार, अल्बर्ट्रॉस का प्लेट्यू के रूप में भी जाना जाता है। ये प्लेट्यू भी इसको बोला जाता है। इसकी पौड़ाई की अगर हम बात करें तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक इसकी विड्थ देखने के लिए मिलती है, और ये एक्सटेंड करता है 23 डिग्री से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में, यानी कि 23 डिग्री थी 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश न वच्चे हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो पूर्व दिशा के अंदर शाखा जाती है जो कि चिली कोस्ट तक, चिली तट तक पहुंचती है, और दूसरी जो शाखा है उसे पश्चिमी शाखा बोलते हैं। इसकी ये वेस्टर्न ब्रांच है, एक ईस्टर्न ब्रांच है, दूसरी वेस्टर्न ब्रांच है। तो ईस्टर्न ब्रांच कहाँ तक पहुंच रही है? चाइल्ड कोस्ट तक, और वेस्टर्न जो ब्रांच है ये ईस्टर्न आइसलैंड राइस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर सदर्न पार्ट में भी इसके कहते हैं इसका एक एक्सटेंट देखने के लिए मिलता है। दूसरा जो मेजर यहाँ पे रिज है, दूसरी जो मुख्य पर्वतमाला है वो है न्यूजीलैंड रिज, न्यूजीलैंड कटक इसे बोलते हैं। ये समुद्र तल से 200 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे हमें देखने के लिए मिलता है। 200 से 2000 मीटर तक की डेप्थ तक हमें देखने के लिए मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसके पश्चिम के अंदर क्वींसलैंड पठार जो है इस कटक में मुख्य हमें देखने के लिए मिलता है। फिर मध्य प्रशांत महासागर की बात करें, यानी कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमें रिज देखने के लिए मिलती है, वो है हवाईयन उभार, हवाईयन रिज, जो कि 960 किलोमीटर इसकी पौड़ाई है, 960 किलोमीटर इसका विड्थ है, और इसकी लेंथ जो है वो 2640 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। फिर पैसिफिक ओशन में मिलने वाले द्रोणियों की बात करें, यानी कि तट प्रदेश जो यहाँ पे मिलते हैं, बेसिन्स जो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, उसमें से ये कुछ मुख्य बेसिन है। पहला तो है फिलीपाइंस द्रोणी, फिलीपाइंस बेसिन। फिलीपाइंस बेसिन जो है ये पूर्व में जापान, इसके पूर्व में जापान, इसके दक्षिण से प्रारंभ होकर उत्तर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमें इसका ये देखने के लिए मिलता है, और ये 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये विस्तार है इनका, 5000 to 6000 मीटर डेप्थ तक हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर है फिजी द्रोणी, फिजी तट प्रदेश, फिजी बेसिन। फिजी बेसिन जो है वो 22 to 32 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में नवच्चे इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है, यानी कि 22 to 32 डिग्री सदर्न जो लैटिट्यूड्स है वहां पे इसका एक्सटेंड देखने के लिए मिलता है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो डेप्थ है वो 4000 मीटर से ज्यादा है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, यानी कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बेसिन, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन तट प्रदेश है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है, और न्यूजीलैंड कटक से मध्य वृत्ताकार रूप में देखने के लिए मिलता है ये उभर, और 5000 मीटर से ज्यादा इसकी गहराई है, इसकी ऊंचाई है। फिर है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया द्रोणी, सदर्न ऑस्ट्रेलियन बेसिन, यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन जो तट प्रदेश है, इसकी अगर हम बात करें तो ये इसे जेफरिस द्रोणी भी कहा जाता है, और ये लंबा का रूप में है, ये एक लंबी है, और 5000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, 5000 मीटर तक का इसका डेप्थ हमें देखने के लिए मिलता है। फिर है पेरुचेली द्रोणी, पेरुचेली तट प्रदेश, पेरुचेली बेसिन, ये पेरू तट से पश्चिम में 4000 मीटर की ऊंचाई तक फैला है, और ये इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, इसका विस्तार काफी ज्यादा इस बेसिन का देखने के लिए मिलता है। अगले तट स्वरूप जो हमें मिलते हैं वो है ओशनिक डीप्स, यानी कि महासागरीय खाइयां जो मिलती हैं। महासागरीय खाइयों की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर में कितनी खाइयां हैं? 32। अटलांटिक महासागर में कितनी थी? 19। तो यहाँ पे कितनी देखने के लिए मिलती हैं? 32। और ये गर्त जो है यहाँ पे हमें द्वीप चाप भी देखने के लिए मिलते हैं, आइलैंड आर्क्स या पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर जनरली हमें
ये देखने के लिए मिलते हैं। मुख्य यहाँ पे मिलने वाली जो खाइयाँ हैं, मेजर जो ओशनिक डीप्स हैं, उसमें है एलुशियन खाई, एलुशियन डीप, फिर टक्सरोरा डीप, टक्सरोरा खाई, उसके अलावा जापान खाई, जापान गर्द, स्वायर गर्द, फिलीपाइंस खाई, नीरो खाई, टोंगो कर्माडे खाई, पिरुचिली डी, पिरुचिली गर्द, मरे खाई, रिक्यू गर्द, रिक्यू खाई, बुरके गर्द, बेली गर्द और प्लानेट गर्द या प्लानेट खाई या डीप हमें देखने के लिए मिलते हैं। मेजर यहाँ के जो गर्द हैं, डीप की बात करें तो जो आपको पहले बताया था, सबसे ऊंचाई किसकी है, मैरियाना ट्रेंच की, तो इसकी कितनी डेप्थ है, 11,022 मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा है। फिर है टोंगो, टोंगो का है 10,882, क्यूराइल, क्यूराइल का 10,498, फिलीपाइंस 10,475, कर्मोडेक 10,047, पेरुचिली 8,025, एलुशियन 7,679, मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका 6,552, रिक्यू 6,395 मीटर। तो ये इतनी इनकी जो ऊंचाई है, डेप्थ हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये तो था प्रशांत महासागर के तट स्वरूप। आगे लास्ट हम डिस्कस करेंगे हिंद महासागर के तट स्वरूप के बारे में, लेकिन इंडियन ओशन के जो बॉटम रिलीफ्स है वो हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, इंडियन ओशन प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर से काफी छोटा है, यानी कि पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन से हमें काफी छोटा ये देखने के लिए मिलता है, और ऑलमोस्ट ये चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में इसके एशिया, इसके नॉर्थ में एशिया है, इसके पश्चिम में अफ्रीका है, इसके वेस्ट के अंदर अफ्रीका है, ईस्ट के अंदर एशिया है, यानी कि पूर्व के अंदर एशिया है, दक्षिणी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ईस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर जो है अंटार्कटिका हमें देखने के लिए मिलता है। और इसका जो संबंध है वो प्रशांत महासागर से ये जुड़ा हुआ, प्रशांत महासागर और अंध महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, दोनों से ये जुड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, हिंद महासागर की, इंडियन ओशन की एवरेज डेप्थ की अगर हम बात करें तो 4,000 मीटर के लगभग हमें देखने के लिए मिलती है। इसका तट का जो अधिकांश भाग है वो गोंडवाना लैंड के ब्लॉक पर्वतों से बना हुआ है। देखो पैसिफिक ओशन में कैसा था, पैसिफिक ओशन में वलित पर्वत थे, और यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे गोंडवाना लैंड के समय में जो ब्लॉक माउंटेन्स बने हैं, ठीक है, उससे निर्मित होने की वजह से ठोस और संघनन इसके किनारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। पूर्वी द्वीप समूह के तट के सहारे अगर हम देखें तो वलित पर्वत की श्रृंखला देखने के लिए मिलती है। ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स के पास में अगर हम देखें तो हमें फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सीमांत सागर आर्या और अन्य दो सागरों की अपेक्षा अगर हम देखें तो ये काफी कम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। प्रमुख यहाँ पे जो सीमांत सागर हैं, मेजर जहाँ पे मार्जिनल सीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, वो है मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, अंडमान सी, देन लाल सागर, रेड सी, फारस की खाड़ी, फारस या घाट, या गल्फ ऑफ फारस मेजर हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे इस हिंद महासागर के अंदर छोटे बड़े कई प्रकार के द्वीप हमें देखने के मिलते हैं। काफी सारे आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं जिनके साइज वेरी करते हैं, कोई स्मॉल साइज है, कोई लार्ज साइज है, जिसमें मुख्य है मालागासी, श्रीलंका, सकोत्रा, जंजीबा, कोमोरो, अंडमान निकोबार मेजर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उत्तर में इसके प्रायद्वीपीय भारत हिंद महासागर जो है वो दो भाग में विभाजित होता है, इसके बारे में सब जानते ही हैं। एक तो है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर, अरेबियन सी। ये दक्षिण में हिंद महासागर जो है इसकी पौड़ाई काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, इसकी विड्थ हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब इसमें मिलने वाले हम भूस्वरूपों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हिंद महासागर के, ये हिंद महासागर है, ये इसके भूस्वरूप दिए हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी देखो सेंट्रल रिच है, मध्य ये वाला जो पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है ये क्या है, पर्वतमाला है, ठीक है। ये जो बीच में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये क्या है, ये द्रोणियां है, बेसिन है, देखो इन सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे 1 to 9 जो है ये क्या है, ये तट प्रदेश है, यानी कि बेसिन्स हैं, द्रोणियां हैं,
है, और ABCD जो दिए हैं ये क्या है, कटक है यानी कि रिज है, यानी कि आपकी पर्वतमाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए दे रखा है, ए ये रहा, ये कौन सा है, सकोत्रा चौगस कटक। ठीक है, फिर ये बी कौन सा है, चौगस कटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। और कहते हैं ये हिंद महासागर का भी पूछ लेते हैं, ये भी काफी बड़ा है, मैंने स्टार्टिंग शायद बोल दिया था, हिंद महासागर नहीं पूछते हिंद महासागर एग्जाम के। फिर आपके सेचलिस कटक है, सी जो है ये रहा सी, ये सेचलिस कटक है, सेचलिस माउंटेन है, पर्वतमाला है, रिज है। फिर ये है डी है चौगासे सेंट पॉल। ठीक है, ई जो है ये अम्स्टरडम सेंट पॉल है। ठीक है, फिर यहाँ पे एफ जो है ये भारत अटलांटिका है। ठीक है, फिर है जी है करुगेल गॉर्गस है। ठीक है, फिर एच यहाँ पे ये रहा, ये है मेडागास्कर, तो ये मेडागास्कर द्वीप है, तो इससे आपको एच याद रहेगा। आई जो है अटलांटिक और आर्कटिक रिज है। ठीक है, और 1 2 3 4 हम यहाँ पे द्रोणियां जो डिस्कस करेंगे वही सेम यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है। ठीक है, तो मुख्यतः हम बात करें तो हिंद महासागर को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इसका पश्चिमी भाग जो अफ्रीका की तरफ मुख्यतः विस्तृत है, और इसकी ऊंचाई हमें 2000 फैदम से कम देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे कई सारे द्वीप देखने के लिए मिलते हैं। फिर इसका ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग की ऊंचाई ज्यादा है, 300 फैदम से ज्यादा देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे खंडीय छादसी जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है वो काफी संकड़े है, और इसका स्लोप जो है, इसका कॉन्टिनेंटल ढलाव जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा है मध्यवर्ती भाग, यानी कि सेंट्रल पार्ट, जहाँ पे आपको पर्वतमाला देखने के लिए मिलती है और कई सारे द्वीप जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के खंडीय छादसी के बारे में, यानी कि यहाँ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में। हिंद महासागर के कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो है, इसकी चौड़ाई हर जगह पे अलग अलग हमें देखने के लिए मिलती है, कहीं पे चौड़े ज्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे कि ये बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास की बात करें, अरब सागर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की चौड़ाई जो है हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है, यानी कि खंडीय छादसी जो है उनकी पौड़ाई ज्यादा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी इनकी पौड़ाई ज्यादा है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में भी इसकी विड्थ हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसकी अधिकतम पौड़ाई की विस्तार की अगर हम बात करें तो मेडागास्कर के पास में जो मालागासी है, ठीक है, ये रहा मेडागास्कर आपका, इसके पास में मालागासी, यहाँ पे इसकी पौड़ाई सबसे ज्यादा है। ये जो व्हाइट जो दे रखा है ना, ये मग्न तट ही दे रखे हैं, खंडीय छादसी दे रखे हैं, आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स दे रखे हैं। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे भी पूरा जो देखने के लिए मिल रहा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है, ये खंडीय छादसी है। इस तरह इसके पूर्व में इन खंडीय छादसी की औसत पौड़ाई की बात करें, सरेराश कहते हैं पौड़ाई की बात करें, यहाँ पे अगर हम यानी कि एवरेज विड्थ की बात करें तो 640 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं पे पूर्व में अगर हम बात करें, ईस्टर्न जो शेल्फ्स हैं उनकी अगर हम बात करें, पूर्व में मिलने वाले जो खंडीय छादसी हैं वो संकड़े हैं, उनकी विड्थ कम है, और इनकी जो पौड़ाई है, सरेराश पौड़ाई, इनकी एवरेज जो विड्थ है वो हमें 160 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के सहारे मग्न तट जो है वो काफी ज्यादा संकड़े हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ के सेंट्रल रिज के बारे में, मध्य जो कटक है जिसके बारे में हमने अभी कहते हैं पूरा कहते हैं डिस्कस किया ही है। तो हिंद महासागर के जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर के ये मध्यवर्ती कटक जो है वो अटलांटिका में क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में हमें उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई देखने के लिए मिलती है, यानी कि इंडियन ओशन के नॉर्थ से स्टार्ट होकर के अटलांटिक के साउथ तक हमें ये ऑलमोस्ट एक सीरीज के अंदर प्रॉपर अच्छे से इसका डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, और कई सारी इसकी जो शाखाएं हैं हमें देखने के लिए मिलती है। मुख्य कटक की अगर हम बात करें, मेजर रिज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो उत्तर में प्रायद्वीपीय जो भारत के मग्न तट हैं वहां उत्तर से प्रारंभ होते हैं, और उत्तर में नॉर्थ में इसकी जो पौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर तक इसकी विड्थ, इसकी पौड़ाई देखने के लिए मिलती है, और इस भाग में लकवा द्वीप चौकसे के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये सब आपको मैंने नाम इसके बता ही दिए पहले। फिर ये कटक पुनः जो है दक्षिण की ओर जाता है, सदन उसमें जाता है, भूमध्य रेखा के पास में, इक्वेटर के पास में ये पहुंचता है, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
के पास में इसे चगोसे सेंट पॉल के नाम से ये जाना जाता है। चगोसे सेंट पॉल की जो पौड़ाई है, इसकी अगर हम पौड़ाई की बात करें, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 320 किलोमीटर तक का इसका विड्थ जो है, इसकी पौड़ाई हमें देखने के लिए मिल रही है। ये कर्सर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मेरा, तो 320 किलोमीटर तक इसकी पौड़ाई हमें ये देखने के लिए मिलती है। और इसके और दक्षिण में जाने पर 30 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नवच्चे 30 to 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में हम देखें तो इसकी पौड़ाई काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे हम देखें इसकी विड्थ जो है वो 1600 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है, और इससे ये एम्स्टर्डम सेंट पॉल के नाम से जाना जाता है। ये जो है इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल के नाम से हम जानते हैं। फिर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अगर हम बात करें, ये साउथ में यहाँ पे 50 डिग्री लैटिट्यूड्स में दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो ये यहाँ पे जा रही है, कहते हैं EF, और एक ये G आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। पश्चिम में इसे करगुले मासबर्ग बोलते हैं। फिर 48 से 63 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये 48 टू 63 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के मध्य इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। करगुले मासबर्ग का इसकी जो पूर्वी शाखा है, ईस्टर्न जो ब्रांच है, इसे इंडियन अटलांटिक करंट के नाम से, कटक के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडियन अटलांटिक जो रिज है उसके नाम से इसको जाना जाता है। इस मुख्य कटक की कई सारी शाखाएं जो हैं अलग अलग हमें देखने के लिए ये मिलती हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शाखा है। पहली शाखा है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में सकोत्रा चगोसा कटक, साउथ 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बाद में हमें सकोत्रा चगोसा देखने के लिए मिलती है। यहाँ से अलग होकर के उत्तरी पश्चिम दिशा के अंदर पूर्वी अफ्रीका में बुर्दाफुई अंतरद्वीप तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। फिर 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बाद पास में ये सेचलिस कटक जो है, सेचलिस जो पर्वतमाला है, सेचलिस जो रिज है इसकी, वो मध्यवर्ती कटक से अलग होकर के सकोत्रा चौगोसा कटक के समानांतर उसके पैरेलली पूर्वी अफ्रीका की ओर जाती है। तीसरी है मालगासी मग्न तट से, यानी कि मालगासी जो छाजसी है, ये मालगासी जो शेल्स हैं वहां से ये शुरू होती है और मालगासी कटक के सहारे दक्षिणी दिशा के अंदर ये फैलती है। और 48 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास ये प्रिंस एडवर्ड कॉर्जेट कटक के नाम से जानी जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर इरावदी की जो नदी जहाँ पे गिरती है उसके मुहाने के पास में अगर हम बात करें, वहां से प्रारंभ होकर निकोबार द्वीप तक अंडमान निकोबार कटक हमें देखने के लिए मिलता है। भारत और अफ्रीका के बीच में हमें कार्लसबर्ग कटक यानी कि कार्लसबर्ग रिज या पर्वतमाला देखने के लिए मिलती है। कटक पर कई सारे हमें आइलैंड्स देखने के लिए, रिजेस पे कई सारे आइलैंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लका द्वीप है, मालदीव है, चगासे है, न्यू एम्स्टर्डम है, सेंट पॉल है, करगुल है, फिर आपके सेंटलेस, प्रिंस एडवर्ड, कॉर्जेट, ऐसे कई प्रकार के जो द्वीप है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ पे मिलने वाली द्रोणियां कौन कौन सी हैं, बेसिन्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 जैसे यहाँ पे दिया है, सेम ऐसे ही हमें इस मैप के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो पहला है ओमान द्रोणी, ये ओमान तट प्रदेश यानी कि ओमान बेसिन, तो ये वाला जो है 1 जो है ये ओमान है। तो ओमान की अगर हम बात करें, ओमान की खाड़ी गल्फ ऑफ ओमान में इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे मग्न तट के ऊपर इसकी जो ऊंचाई है वो 3658 मीटर तक की इसकी डेप्थ, इसकी ऊंचाई देखने के लिए मिलती है। फिर है अरेबियन द्रोणी, ये सेकेंड नंबर है अरेबियन द्रोणी, अरेबियन बेसिन, ये चौगासे कटक तथा सकोत्रा चौगासे जो है इन दोनों के बीच में वृत्ताकार रूप में अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में हमें देखने के लिए मिलती है। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी डेप्थ जो है 3600 से 5485 मीटर्स के बीच में हमें देखने के लिए मिलती है। कार्लसबर्ग कटक जो है इसके ये 2 भाग में विभाजित होती है, एक पूर्व में पश्चिम में, 2 पार्ट्स में देखो डिवाइड होती है, ठीक है। फिर है सोमाली द्रोणी, सोमाली ये थर्ड वाला है, सोमाली तट प्रदेश यानी कि सोमाली बेसिन, ये सकोत्रा चौगासे सेंट पॉल और सचलेस जो रिजेस हैं यानी कि ये जो पर्वत हैं उनके बीच में ये स्थित है, और इसकी ऊंचाई, इसकी जो डेप्थ है वो 3600 मीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। चौथा है मॉरिशियस द्रोणी, मॉरिशियस तट प्रदेश यानी कि मॉरिशियस बेसिन, ये वाला है फोर्थ। इसकी अगर हम देखें तो ये काफी, आपको फोर्थ वाला जो देखने काफी लंबा है और काफी चौड़ाई भी है, तो ये काफी लंबी और चौड़ी बेसिन है।
काफी लंबा चौड़ा तट प्रदेश है। और ये मालगासी कटक, सेंट पॉल कटक जो है, मालगासी पर्वत और मालगासी रिज और सेंट पॉल रिच, सेंट पॉल जो पर्वत है उसके बीच में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ना बच्चे मिलता है, यानी कि 10 to 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में ये एक्सटेंडेड है। इसकी डेप्थ जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3600 से लेकर के 5486 मीटर तक की इसकी ऊंचाई ही और इसकी डेप्थ हमें देखने के लिए मिलती है। फिफ्थ है इसके अंदर नेटाल द्रोणी, ये आपके ये रहा नेटाल, ठीक है। तो नेटाल द्रोणी जो है ये मेडागास्कर के इसके नीचे हमें देखने के लिए मिलती है। इसे मालगासी की जो रिज है मालगासी पर्वतमाला के नीचे है और दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच में है और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी डेप्थ जो है 3600 मीटर तक की देखने के लिए मिलती है। सिक्स है अटलांटिक भारतीय द्रोणी, ये रहा सिक्स अटलांटिक भारतीय द्रोणी। इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक द्रोणी में इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है और ये प्रिंस एडवर्ड कॉर्जेट कटक, इसके अलावा अटलांटिक महाद्वीप के बीच में इसका विस्तार है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो डेप्थ है वो 5486 मीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा सेवेंथ जो है वो है अंडमान द्रोणी, ये रहा सेवेंथ अंडमान निकोबार के पास में, सेवेंथ के नीचे फिर उसके नीचे यहाँ पे ये 8th आएगा और ये 9th आएगा, ठीक है। तो सेवेंथ जो है वो अंडमान द्रोणी है। अंडमान बेसिन है, अंडमान तट प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी से अंडमान जो रिज है उसके नीचे पूर्व में देखने के मिलता है। इसकी ऊंचाई ये 1800 से 3600 मीटर तक है, 1800 to 3600 मीटर तक की इसकी डेप्थ हमें देखने के लिए मिलती है। 9th इसके नीचे जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, इसे भारत ऑस्ट्रेलिया बेसिन या भारत ऑस्ट्रेलिया तट प्रदेश बोला जाता है, जो कि कोकस किलिंग द्रोणी जो है, किलिंग बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मध्यवर्ती कटक के सेंट्रल रिज के पूर्वी भाग में ईस्टर्न पार्ट में स्थित है और यहाँ पे इसने काफी बड़ी द्रोणी है। इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलता है, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में इसका एक्सटेंड मिलता है। इसकी ऊंचाई, इसकी डेप्थ जो है 3600 टू 5486 मीटर्स हमें देखने के लिए मिलती है। फिर है पूर्वी भारत और अटलांटिक द्रोणी, जो सबसे नीचे एकदम अटलांटिक के पास में आपको देखने के लिए मिल रही है, ये वाली 9th। ये तीनों ओर से मध्यवर्ती कटक सेंट्रल रिज से घेरी हुई है और दक्षिण में अटलांटिका जो है वो अंटार्कटिका हमें महाद्वीप देखने के लिए मिलता है। तो चारों तरफ से इस तरीके से घिरी हुई है ये। फिर यहाँ पे मिलने वाले हिंद महासागर के अंदर मिलने वाले डीप्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे मिलने वाले इंडियन ओशन के अंदर मिलने वाले खाइयों की अगर हम बात करें, तो कुल जो इसका क्षेत्रफल है उसका 60% जो भाग है वो मैदान के रूप में है, प्लेन्स के रूप में है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे खाइयां काफी कम है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण खाई है वो है जावा द्वीप के सहारे सुंडा, ठीक है, जो यहाँ की सबसे डीपेस्ट है। ये मैंने आपको पहले भी कहते हैं जब डिस्कस किया था तब बोला था। तो डीपेस्ट जो खीण है वो यहाँ की कौन सी है, सुंडा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं हिंद महासागर में कौन सा है। तो ये हमने दरिया के तट स्वरूप के बारे में डिस्कस कर लिया और 3 हमारे जो मेजर महासागर है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उनके तट स्वरूप कैसे हैं, उनके बॉटम रिलीफ स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो हमारा ये इस यूनिट का एक चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे हम जो आगे जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, वो टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि समुद्रों का जल का तापमान और घनत्व किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो।